नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम 33 जिले 33 खबरों में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में महापुरुषों के बलिदान को भुलाया जा रहा है, जानबूझकर ऐसा काम किया जा रहा है। पीएम मोदी को सामने आकर बोलना चाहिए कि हिंसा करने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। रामनवमी के दिन कई राज्यों में ऐसी ही हिंसात्मक चीजें हुई। वहीं करौली हिंसा के बाद सरकार ने अपना काम किया और पुलिस कार्रवाई कर रही है। 4 सालों तक विपक्ष कोई काम नहीं कर पाया। ये हमारी कमी बताने के बजाय सरकार गिराने में लगे थे। ये वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन जनता इन्हें करारा जवाब देगी। नई पीढ़ी को भी सच्चाई से रूबरू कराना, नई पीढ़ी को रूबरू कराना आवश्यक है। ना उसको आज़ादी के जंग के अंदर क्या त्याग बलिदान हुए, किन किन महान नेताओं ने क्या क्या त्याग किए, जेलों में बंद रहे, उसको षड्यंत्र करके बुलाया जा रहा है, बुलाने का प्रयास किया जा रहा है उनके। और जो माहौल देश में बनाया जा रहा है वो उचित नहीं है। आज भी आवश्यकता है कि प्रेम, भाईचारा, सद्भाव रहे सभी जातियों, सभी धर्मों के बीच में, तब जाके मुल्क आगे बढ़ेगा। बार बार कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और विशेष रूप प्रधानमंत्री जी को, आज कल रामनवमी थी, मान लीजिए कई राज्यों में दंगे भड़क गए। अब कहाँ तो राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम की बात हम करते हैं और कहाँ उनकी जयंती पे ही दंगे भड़क जाए, तो आप सोच सकते हो कि देश किस दिशा में जा रहा है। आगे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करे कि हिंसा जो भी करेगा, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, कोई व्यक्ति हो, कानून अपना काम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपको बुझाने के लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। करौली के अंदर जो कुछ हुआ, सरकार ने अपना काम किया, अरेस्ट कर रहे लोगों को। क्यों हुआ, कौन दोषी है, उसकी जड़ पे रहना चाहिए। ये जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं और इनको ऊपर से इशारा है कि और तो तुम कुछ कर नहीं पाए। राजस्थान में 4 साल तक तो विपक्ष निकम्मा रहा, नाकारा रहा, भूमिका अदा नहीं कर पाया विपक्ष के रूप में। हमारी कमियां भी होगी, उसको उजागर करते। कमियों को उजागर करने के बजाय तो सरकार गिराने में लगे हुए थे लोग। किस प्रकार से माहौल ख़राब करो, हिंदू मुस्लिम को लेके आप ऐसी ध्रुवीकरण करो जिससे कि तुम्हारे चांस बढ़ जाए चुनाव में कामयाब होने के लिए। जनता इस बार कामयाब इनको होने देगी नहीं, क्योंकि शानदार कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, पानी, बिजली, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी, शानदार बजट पेश किए गए हैं और गुड गवर्नेंस हो रही है। मुझे विश्वास है कि इस बार जनता इनको जवाब। ईआरसीपी परियोजना, जिसके पूरे होने पर राजस्थान के 13 जिलों में ना तो कोई प्यासा रहेगा और ना ही सूखे की मार पड़ेगी। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हर मौसम में हरी भरी नजर आएगी। लेकिन हर साल भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरसते राजस्थान में हर प्यासे को पानी कब मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। सरकारें योजना बनाती है, लोगों में उम्मीद जगाती है, लेकिन सियासी हितों में ये योजनाएं दशकों तक लटकी रह जाती है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत, बूंद बूंद को तरस रहा राजस्थान। पेयजल परियोजना पर फंसा पेंच, जनता की पुकार, पानी तो दो सरकार। राजस्थान के 13 जिलों की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना ईआरसीपी पर जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। साल 2018 में पीएम मोदी खुद इस परियोजना और इसकी जरूरत को बता चुके हैं। आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक मांग केंद्र सरकार के सामने रखी गई है। पार्वती, काली सिंह, चंबल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित करें। मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को
भेजी गई है और परियोजना की तकनीकी जांच का काम चल रहा है। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा। 2018 में वसुंधरा सरकार ने इस परियोजना का ऐलान किया था। उस वक्त वादा किया गया था कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाएगा, लेकिन चुनावों में बीजेपी हार गई और नतीजा ये हुआ कि परियोजना भी लटक गई। 4 साल बीत जाने के बाद भी ये परियोजना अभी भी लटकी हुई है। खुद मुख्यमंत्री कई बार प्रधानमंत्री से गुहार लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग के पीछे बताया है कि इसकी अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। गहलोत ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार को राज्य के कल्याण के हित में सहायता प्रदान करनी चाहिए। हालांकि गहलोत सरकार ने परियोजना के लिए 9,600 करोड़ का बजट जरूर जारी किया है। राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके हैं, पानी नीचे है नहीं, खारा पानी है। आप बताइए 13 जिले इम्पोर्टेंट है राजस्थान के। इधर इंदिरा गांधी के नाम आगे हमारे लिए तो वही योजना है। सिर्फ 40,000 करोड़ का मामला था, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं, उनको पूछो तुम कहा के केंद्रीय मंत्री हो? केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री। उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कनाल की लिफ्ट योजना जो है जोधपुर जा रही है, पाली, बाड़मेर जा रही है, वहाँ भी 1500 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको खुद का क्षेत्र हुआ है, उनको आगे आगे मदद करनी चाहिए थी। वो जमाना 90-10 था रेशियो, 90% देती थी भारत सरकार, अब आधा कर दिया है। बताइए आप। तो आप बताओ, जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है और आप बड़ी बहादुरी हाँक रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति इस्तीफा दे दूंगा। वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। तो जब पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं है। 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी इस परियोजना के पूरे होने से पूरे राजस्थान में पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साल 2017-18 के बजट में राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा सरकार में इस परियोजना की घोषणा की। परियोजना में झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर जैसे 13 जिलों को शामिल किया गया। परियोजना सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करेगी। परियोजना के पूरा होने से 4.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिलेगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान में औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने ERCP को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को घोषित नहीं किया तो गंभीर पेयजल समस्या से जूझ रहे पूरी राजस्थान के लोगों के साथ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन खड़ा करने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इस परियोजना पर काम होगा और केंद्र सरकार पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन राजस्थान सरकार को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। इस दौरान शेखावत ने CM गहलोत पर भी पलटवार किया। शेखावत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल उसमें राजनीति करनी है और जिस तरह के विषय और जिस तरह के शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, अब मुझे लगता है कि उनका जब जो है उम्र जो है उनके बयानों में झलकने लगी है। चाहे 2 साल पहले जब उनकी सरकार जिस तरह से होटलों में बंद थी, उस समय उनकी जो भाषा थी उसी तरह की भाषा में आज उन्होंने बात की है। राजस्थान की सरकार, राजस्थान की सरकार और राजस्थान के कांग्रेस सरकार के मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब यदि टेबल पर बैठ करके और मध्य प्रदेश के साथ में समझौता करें। मैंने 2 बार दिल्ली में उनको आमंत्रित किया। मैंने जयपुर में मीटिंग आयोजित की कि शायद वो दिल्ली चल करके नहीं आ पाएंगे, उस मीटिंग में भी वो नहीं आए। उसके बाद में 1.5 साल तक कोविड के बहाने घर में बंद रहे। अब बाहर निकल करके जब दोबारा मैंने जयपुर में मीटिंग आयोजित की, उसके बाद में भी न आए वो आए, न उनके मंत्री आए। और आकर के टेबल पे बैठ करके मध्य प्रदेश के साथ किस तरह से समझौता हो सकता है। अधिकारियों के स्तर पर मैं 10 बार मीटिंग्स करा चुका हूँ। मध्य प्रदेश टेक्निकली जिस विषय को लेकर के अड़ा है
उस विषय का गतिरोध समाप्त करने के लिए राजस्थान को साथ बैठने की आवश्यकता है। वो साथ बैठेंगे तो केवल जो है इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं, इसको इंटरलिंकेज ऑफ रिवर का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसमें राजस्थान को और अधिक ग्रांट जो है भारत सरकार से मिल सकती है। मुझे लगता है कि काम करना एक विषय होता है और काम की चर्चा करके उस पर राजनीति करना दूसरा विषय होता है। काम अशोक गहलोत सरकार कितना करती है, कांग्रेस सरकार कितना करती है, हम सब देख ही रहे हैं, पूरा राजस्थान भुगत रहा है। जो घोषणाएं उन्होंने की थी, ये तो मैं ERCP की बात तो भारत सरकार से जुड़ी हुई है, लेकिन जोधपुर और पाली को पिलाने के लिए, जालौर के कुछ हिस्सों को पानी पिलाने के लिए जो जोधपुर लिफ्ट कैनाल का 3rd फेज बनाना था, उसको किसने रोक के रखा है? 2018 की बजट घोषणा को आज तक पूरा नहीं कर पाया और इस तरह की खोटी घोषणाएं करके दूसरों पर धूप उछालने का काम मुख्यमंत्री करते हैं। पूरी राजस्थान नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के जल प्रबंधन को नए सिरे से विकसित करना है। योजना के जरिए दक्षिणी राजस्थान में स्थित चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे कि कुन्नू, पार्वती, काली सिंध को भी आपस में जोड़ा जाना है। इसके साथ ही नदियों में बारिश के मौसम के दौरान इकट्ठे होने वाले पानी के लिए नई तकनीक विकसित करना है। लेकिन परियोजना पर जितनी धीमी रफ्तार से काम चल रहा है, उससे कई गुना तेजी से इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्ता के सिंहासन पर बैठे इन नेताओं को आम आदमी की फिक्र है, जो 13 जिलों के लोगों को सियासी आग में झोंक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी दिल्ली दौरे पर रहे। दौरे के दौरान हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो वहीं इस मुलाकात में नवनियुक्त PCC चीफ अमरिंदर सिंह वडिंग भी मौजूद रहे। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और PCC चीफ अमरिंदर सिंह वडिंग भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। नागौर प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत नागौर दौरे पर हैं। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा भी हुई। इसके साथ ही मनरेगा, बिजली, पानी और चिकित्सा से जुड़ी समस्या और निवारण पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक मंजू देवी मेघवाल, विधायक विजयपाल मिर्धा, विधायक मुकेश भाकर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक हुई और कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। भरतपुर में अग्रसेन स्कूल का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री सुभाष गर्ग और मंत्री भजन लाल मौजूद रहे और कार्यक्रम के दौरान नदबई कस्बे के कुछ ठेकेदार कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंच गए और विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बता दें कि ठेकेदारों ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह को एक ज्ञापन भी दिया। ठेकेदारों ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ज्ञापन में बताया कि नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना एक तरफा व्यवहार करते हैं, वहीं ठेकेदारों से पैसे लेने के लिए दबाव भी बनाया जाता है। बंद करो, कमीशनखोरी नहीं होने देंगे। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल सिद्धपीठ विश्व विख्यात सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। इस दौरान प्रवेश द्वार पर पुजारी परिवार ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश में सौहार्द खुशहाली की कामना की। इस मौके पर विष्णु दत्त पुजारी ने पूजा करवाई। उड़ीसा के राज्यपाल दर्शन करने के बाद सालासर धाम स्थित होटल परमेश्वरी पहुंचे। परमेश्वरी प्रवेश द्वार पर मंत्रोच्चार के साथ और माल्यार्पण कर गुलदस्ता भेंट किया गया। शॉल उड़ाकर राज्यपाल का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर उड़ीसा के राज्यपाल ने होटल परमेश्वरी का अवलोकन किया और होटल की प्रशंसा भी की। कि दूत कहिए, भगवान के परम प्रिय कहिए, माँ जानकी के, मैथिली के, वैदेही के पुत्र कहिए, उनके दर्शन करना तो सौभाग्य का विषय है ही है। लेकिन उनके जो भक्त रहते हैं, उनको जो दिन रात भजते हैं, उनके दर्शन करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही माननीय लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करना, विष्णु भैया के दर्शन करना, माता श्री के दर्शन करना, ये परम सौभाग्य का विषय हम सब हैं।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे। राज्यपाल कलराज मिश्र से बीजेपी डेलीगेशन मिला। करौली हिंसा को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सांसद सुखबीर सिंह मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा भी मौजूद रहे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा और जसकौर मीणा भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। महान भारतीय समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित और जिला महामंत्री एडवोकेट शिवलाल मीणा मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। छबड़ा में ज्योतिबा फुले की जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इस दौरान बैंड बाजे और हाथी घोड़े की सवारियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में फूल माल्यान समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, तो वहीं इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम। ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन हुआ और जगह जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। जयपुर एसीबी ने कुछ दिन पहले बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था। तब यही घूसखोर अधिकारी एसीबी को ही अपनी धौंस दिखाते हुए बोला था कि मेरा क्या उखाड़ लोगे, लेकिन अब इसी घूसखोर सीईओ की हेकड़ी निकल चुकी है। वो 2.5 घंटे की पूछताछ में ही एसीबी अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने लग गया। घूस लेकर करोड़ों की संपत्ति बना चुका सुरेंद्र सिंह राठौड़ जेल जाने के डर से रोने लग गया। यही नहीं, बार बार अफसरों से जेल नहीं भेजने की मिन्नत करता रहा, लेकिन फिर भी उसे जेल जाना ही पड़ा। दरअसल सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने 2009 से 2022 तक 1000 करोड़ रुपए कमाए। सीएम गहलोत की बजट घोषणा पर काम शुरू। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी सेंटर के लिए एमओयू साइन हो गया है। आरएसआरडीसी के साथ 4.28 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है और राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने एमओयू साइन किया है। जयपुर यूथ हॉस्टल यूथ एक्सीलेंसी सेंटर के रूप में विकसित होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को आदेश जारी किया है। विभाग ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्राप्त मामलों में निस्तारण के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 1 मई से फिर अभियान शुरू होगा और नगरीय निकायों में अब तक प्राप्त हुए मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो 33 जिले 33 खबरों में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।